मेरे ससुर दिखने में बेहद हैंडसम थे। कोई भी उन्हें देखकर अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकता था कि उनकी उम्र अभी सिर्फ 60 साल है, क्योंकि इस उम्र में भी उनके अंदर 100 घोड़े जितनी ताकत थी। क्योंकि अक्सर मुझे रात के समय में सास के कमरे में से वह वाली आवाजें आती थी। अब धीरे धीरे मैं अपने ससुर को अपने वश में करना चाहती थी, ताकि वह मुझे खुश कर सके और मेरी इच्छाओं को पूरा कर सके। क्योंकि मेरे पति की मौत 2 महीने पहले ही हो चुकी थी और मैं इस घर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक छोटा बच्चा भी था और मैं इस घर में रहकर अपने सारे ऐशो आराम को पूरा करना चाहती थी। क्योंकि मेरे ससुर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं बिल्कुल भी दोबारा उस गरीबी में जाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से अक्सर मैं अपने ससुर को खुश करने की पूरी पूरी कोशिश करने लगी थी। ससुर भी मेरी तरफ से इतनी परवाह देखकर वह भी मुझ पर खुश हो जाया करते थे। वह अक्सर मुझ पर अपना प्यार लुटाया करते थे। वह छुप छुप कर मेरे लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आया करते थे। ये सब पाकर मैं बेहद खुश हो जाती थी। लेकिन एक रात ससुर मेरे साथ सोने की जिद करने लगे। उस रात मैं ससुर को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने अपनी सास को दूध में नींद की दवा मिलाकर दे दी, जिसे पीने के बाद सास गहरी नींद में जा चुकी थी। फिर जैसे ही ससुर रात को मेरे कमरे में आए तो उसने लगातार पूरे 10 बार, दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी फैमिली में कम से कम 20 लोग रहते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। मुझसे मेरे 2 बड़े भाई भी थे। बचपन से ही आज तक हमने बहुत ही ज्यादा गरीबी देखी थी, लेकिन गरीबी के बावजूद भी मुझे आज तक पिताजी ने कभी कोई चीज की कमी नहीं आने दी। मेरी वह हर एक इच्छा को पूरा किया करती थी। इसी वजह से अक्सर माँ जब भी मुझे स्कूल भेजती तो मैं बहुत ही ज्यादा तैयार होकर जाया करती थी। मैं दिखने में बेहद ही सुंदर थी। कोई भी मेरी खूबसूरती देखकर यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकता था कि मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं स्कूल में भी हाई फैमिली के बच्चों के साथ ही अपनी दोस्ती किया करती थी। गरीब होने के बावजूद भी मेरे माता पिता ने आज तक मुझे कभी भी कोई चीज की तकलीफ परेशानी बिल्कुल भी आने नहीं दी थी। उन्होंने आज तक मेरी हर एक इच्छा जरूरतों को पूरा किया था। मेरे माता पिता मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे। मेरे दोनों बड़े भाइयों ने जब 12वीं कक्षा कंप्लीट की तो उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दी थी। हालांकि मैं 12वीं कक्षा तक नहीं पढ़ना चाहती थी, मैं आगे तक और पढ़ना चाहती थी। इसी वजह से मैंने माँ से पहले ही कह दिया था। 12वीं की कक्षा कंप्लीट करने के बाद मैं और आगे तक पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं और मैं उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। माता पिता भी मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अब दिन रात मेहनत करने लगे थे। अब मेरे पिताजी रात में भी नाइट ड्यूटी किया करते थे, ताकि 2 पैसे और जमा अभी से कर पाए और आने वाले वक्त में वह मुझे अच्छे से कॉलेज में भी भेज सके। इसी तरीके से करते करते मेरी भी 12वीं की कक्षा कंप्लीट हो चुकी और मैं कॉलेज जाने वाली थी। गांव में कॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे शहर के ही कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया था। शहर का माहौल गांव के माहौल से बेहद अलग था। वहाँ के रहन सहन बिल्कुल अलग थे। शुरू शुरू में मुझे कॉलेज जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, कि वहाँ पर मेरी किसी के साथ अच्छी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हर किसी का अपना स्टैंड था, हर किसी का अपना ही स्टाइल था। हर कोई गाड़ी बाइक से कॉलेज आया करते थे। मेरे पास तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैं पढ़ाई में बेहद होशियार थी। इसी वजह से जब मैं एग्जाम में टॉप हासिल की तो उसके बाद कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानने लगे थे। उसके बाद मेरी धीरे धीरे जो दोस्ती थी वह बढ़ने लगी थी। लेकिन उन दिनों मेरी साहिल नाम के लड़के के साथ दोस्ती हुई। वह मुझसे सीनियर था। मैं एग्जाम में टॉप की तो इस बात से वह मेरी तारीफें करने लगा। धीरे धीरे मेरी और साहिल की जो दोस्ती थी वह गहरी होने लगी थी। मुझे धीरे धीरे साहिल पसंद आने लगा था। साहिल भी अक्सर मेरे साथ काफी फ्लर्टिंग किया करता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वह मुझसे प्यार करता है। मैं अक्सर उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैंने आज तक किसी भी लड़के के साथ अपना रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाया था, और जब मैं ये बात साहिल को बताती तो अक्सर वह मेरा मजाक उड़ाया करता। कहता कि तुम्हारी कम उम्र की लड़कियां भी लड़कों के साथ अपने रिलेशन बनाती है और तुम तो हो दिखने में बेहद सुंदर। इस बात पर मैं उसे कहती
कि मुझे आज तक कोई लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया था और मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए ही कॉलेज भेजा था। इसी वजह से मैं ज्यादातर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। मेरी बातें सुनकर साहिल को भी अब अंदाजा हो चुका था कि मैं बहुत ही ज्यादा एक पढ़ाकू लड़की हूँ। एक दिन हमारे कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा फंक्शन हो रहा था। उस दिन मैं तैयार होकर उस फंक्शन में गई थी कि तभी साहिल वहां पर मुझे देखकर मेरी खूब तारीफें भी करने लगा था और फिर उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कॉरिडोर में लेकर चला गया। वहां जाकर उसने मुझे अपने प्यार का भी इजहार किया। कहने लगा, आज तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें काफी वक्त से चाहने लगा हूँ और मैं तुम्हारे साथ अब अपनी पूरी जिंदगी भी बिताना चाहता हूँ। तुम मुझे बेहद पसंद आ चुकी हो। साहिल के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। आज पहली बार किसी लड़के ने मुझे इस तरीके से प्रपोज किया। मैं भी साहिल को पहले से ही मन चाहने लगी थी। इसी वजह से मैंने तुरंत उसके प्रपोज को स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम दोनों अक्सर कॉलेज के बाद घूमने फिरने के लिए भी जाया करते थे। धीरे धीरे हमारा प्यार जो था बढ़ने लगा था। फिर एक रात साहिल मुझे कहने लगा कि अब मैं तुमसे और दूर बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। इसी वजह से मैं कल ही पिताजी को बोलकर तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजूंगा और मैं जल्द ही तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर मैं बेहद खुश हो चुकी थी। दूसरे दिन मैं घर पर अपने माता पिता को साहिल के बारे में बताई। शुरू शुरू में तो माता पिता ने तुरंत इनकार भी किया, लेकिन उसके बाद वह मेरी खातिर साहिल से मिलने के लिए तैयार हो चुके थे। माता पिता को पहली नजर में साहिल बेहद पसंद आ चुका था, क्योंकि उसके बात करने का तरीका बेहद अलग था। साहिल के पिताजी भी उस वक्त उसके साथ मौजूद थे। फिर दोनों परिवार ने मिलकर पंडित जी को बुलाकर हमारी शादी का दिन भी फिक्स कर दिया। लेकिन मुझे आज तक बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि साहिल एक बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करता है। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि साहिल के पिताजी का एक बहुत बड़ा कपड़ों का कारोबार है और कॉलेज खत्म होने के बाद साहिल भी उनके साथ कारोबार में हाथ बटाएगा। मम्मी पापा भी शादी की रस्मों के लिए जैसे ही एक दिन उनके घर गए तो उनके घर को देखकर हैरान रह चुके थे। वापस जब आए तो मुझे कहने लगे कि साहिल का घर बहुत बड़ा है, हम तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं साहिल के मन में कभी भी पैसों का घमंड बिल्कुल भी नहीं देखा। वह वाकई लड़का बेहद अच्छा है। माता पिता के मुंह से साहिल की तारीफें सुनकर मुझे काफी खुशी महसूस हो रही थी। इसी तरीके से मेरी शादी का दिन भी फिक्स कर दिया गया और जल्द ही मेरी शादी साहिल के साथ हो चुकी थी। मैं विदा होकर अब अपने ससुराल चली गई। ससुराल में मेरी सास ने मेरा अच्छे से स्वागत किया, लेकिन उस वक्त सास ने एक चेहरे पर बहुत बड़ा घूंघट ओढ़ा था। उन्हें देखकर मैं समझ चुकी थी कि वह काफी घरेलू टाइप की औरत है। मेरी तरह साहिल भी अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। फिर उसके बाद सास मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई, जो कमरा साहिल का था। उस कमरे के अंदर जाते ही इर्द गिर्द हर तरफ मेरी ही तस्वीरें लगी थी। अपनी तस्वीरें देखकर मैं समझ चुकी थी कि साहिल मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। साहिल की मोहब्बत देखकर मैं बेहद हैरान रह चुकी थी। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। मैं तुरंत उसके बाद एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर बिस्तर पर जाकर बैठ चुकी थी और फिर अपने पति का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आए तो आते ही उन्होंने मुझ पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया। वह आज मेरी खूब तारीफें भी कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारी कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातचीत हुई, जिसमें उसने अपने माता पिता के बारे में बताया और तभी साहिल ने मुझे बताया माँ और पिता की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। उस वक्त मेरे घर में दादा दादी रहते थे। दादा दादी ने ही माँ को सर पर पल्लू रखने के लिए कहा था, लेकिन दादा दादी के चले जाने के बाद आज तक माँ ने सर से पल्लू कभी ना हटाया। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, माँ अब तुम्हें कभी भी उन सब रीति रिवाजों को करने के लिए कभी भी प्रेशर नहीं करेंगी। तुम चाहे जो करना चाहती हो वो कर सकती हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे परिवार का ध्यान रखना, हमेशा उन्हें खुश रखना, कभी भी उन्हें दुख तकलीफ बिल्कुल भी आने मत देना। अपने पति की रात को बातें सुनकर मैंने तभी उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि आपको कभी भी मेरी तरफ से चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मैं कभी आपको शिकायत का मौका दूंगी। मैं अपना हर एक फर्ज बखूबी से निभाऊंगी। उसके बाद जैसे ही सुबह उठी तो मेरी सास कहने लगी कि जल्दी से बहू दरवाजा खोलो, क्योंकि जल्दी से तुम उठ जाओ, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करनी है। सास की आवाजें सुनकर मैं तुरंत सास को जी माँ जी बोलकर तुरंत तैयार होकर नीचे जा चुकी थी। हालांकि मेरे पति अभी भी कमरे में सो रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी सास के साथ घर में कुछ रस्में करनी शुरू कर दी। उन रस्मों को करते करते पूरे शाम हो चुका था।
जैसे ही मेरी मुंह दिखाई की रस्म शुरू की गई तो मुंह दिखाई के वक्त बहुत सारी औरतें घर पर आई। वह मेरी खूब तारीफें भी करने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे जो ससुर जी थे वह मेरे बगल में ही बैठे थे। उन्होंने तो मुंह दिखाई में मुझे एक हीरे का हार भी दिया था। ससुर की तरफ से इतना बड़ा गिफ्ट पाकर मैं बेहद हैरान रह चुकी। हालांकि मैंने उस गिफ्ट के लिए इनकार भी किया था, लेकिन मेरे पति कहने लगे कि यह तुम्हारा हक है और पिताजी तुम्हें खुशी से दे रहे हैं, तुम इसे बिल्कुल भी इनकार मत करो। मेरे ससुर जी जो थे वह दिखने में बेहद हैंडसम थे। हालांकि मेरी सास उनके मुकाबले थोड़ी कमजोर सी थी, लेकिन मेरे ससुर अपने फिटनेस का बेहद ध्यान रखते थे। उनकी बॉडी को देखकर ये अंदाजा तो लगाया जा ही सकता था। आज सारा दिन बिजी रहने के बाद मैं अपने पति से मुलाकात बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पति काफी देर से कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं कमरे में गई तो तुरंत मेरे पति ने मुझे आकर कसकर जकड़ लिया और तभी मुझ पर अपना प्यार लुटाना भी शुरू कर दिया। वह मुझे कहने लगे कि मैं काफी वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन ये घर की रस्में तो खत्म होने का नाम ही ले रही थी। मैं कब से तुम्हें देख रहा था, अब तुम आ चुकी हो तो अब मुझे बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि मैं काफी समय से तरसा हुआ था। उसके बाद मेरे पति ने फिर से मुझ पर अपना प्यार लुटाना भी शुरू कर दिया। हालांकि इस बार मैंने अपने पति को बिल्कुल भी नहीं रोका था। मेरे पति जो थे वह काफी रोमांटिक भी थे। इसी तरीके से मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बिता रही थी। मैं अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। ससुराल वाले भी मुझसे बेहद प्यार करते थे। मेरे पति भी मेरी हर एक छोटी से बड़ी जरूरतों को पूरा किया करते थे। वह मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश किया करते थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कभी भी मेरी इन खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा हम जिंदगी में सोचते हैं, हमारी जिंदगी में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं साहिल के साथ आने वाले वक्त को लेकर बहुत ही सारे सपने सजा कर रख चुकी थी। हम 1 साल के बाद कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, हमने सब कुछ प्लान करके रखा था। और फिर सोचा था कि 2 साल मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही अच्छे से एंजॉय करूंगी और उसके बाद ही मैं बच्चे के बारे में सोचूंगी। हमने अपने फ्यूचर को लेकर काफी सपने सजा कर रखे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आने वाले वक्त में मेरे ये सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि तभी मुझे 3 महीने के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हालांकि मैं बच्चा अभी नहीं चाहती थी, मैंने तो कुछ और सोच के रखा था। लेकिन तभी मेरे पति भी मुझे कहने लगे कि शायद भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिखा है, इसलिए हमें इसे मंजूर करना पड़ेगा। मुझे भी अपने पति की बात सही लग रही थी। इसी वजह से अब मैं दिन रात अपनी प्रेगनेंसी पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। उन दिनों मेरी सास ने भी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। वह मुझसे कोई भी घर का कामकाज बिल्कुल भी नहीं करवाती। मुझे खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीजें भी बनाकर दी, ताकि आने वाला बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो सके। इसी तरीके से वक्त जो था वह बड़ी तेजी से बीत रहा था। एक रात मुझे बहुत ही तेज प्यास लग रही थी। जैसे ही किचन में धीरे धीरे पानी लेने के लिए गई, तभी मुझे सास के कमरे से अजीबोगरीबे आवाजें आना शुरू हो चुकी थी। मुझे उन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे ससुर सास पर अपना प्यार लुटा रहे होंगे। इसी वजह से मैंने उसके बाद ज्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब अक्सर मुझे रात रात को अपनी सास के कमरे से वह वाली आवाजें भी आया करती थी। जब मैं यह बात अपने पति को कहती तो वह अक्सर कहने लगते कि मेरे पिताजी भी मेरी तरफ काफी रोमांटिक भी है और प्यार कभी भी खत्म नहीं होता, तुम उन लोगों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। पति के कहने के मुताबिक मैंने भी अब इन बातों को छोड़ दिया था। मैं ज्यादा से ज्यादा अब अपने आने वाले बच्चे पर ज्यादा ध्यान दिया करती थी। इसी तरीके से पूरे 9 महीने के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। बच्चे को पाकर मैं बेहद खुश थी। बेटे की आने की खुशी में ससुराल में खूब जमकर मेरे बच्चे का स्वागत भी किया गया था। अब मैं भी अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कोई चीज की परेशानी नहीं है। अब डिलीवरी के बाद पूरे 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन इन 3 महीनों के बाद मेरे पति मलेशिया जाने की जिद करने लगे। हालांकि मैं अभी छोटे बच्चे को लेकर इतनी दूर का सफर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने उन्हें इनकार भी कर दिया था। तो वह अपने दोस्तों के साथ मलेशिया अकेले चले गए। उन्हें घूमने फिरने का काफी शौक भी था, इसी वजह से मैंने उन्हें मना भी नहीं किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के साथ वह मेरी आखिरी मुलाकात रहेगी। जैसे ही मेरे पति वहां पर घूमने के लिए गए,
तो पहाड़ों पर घूमते घूमते उनका पैर जो था वह फिसल चुका था और वह तुरंत खाई में गिर चुके थे। जब ये मुझे खबर पता चली तो मैं पूरे तरीके से टूट चुकी। उस वक्त मैं काफी चिल्लाई। उस वक्त मुझे सोचने समझने की जो मेरी क्षमता थी वह मैं खो बैठी थी। मैं हर वक्त अपने पति के लिए रोती रहती। मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। मेरी आंखों में हर वक्त मेरे पति का चेहरा नजर आता। उस वक्त मैंने अपने छोटे से बच्चे पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। हालांकि उस वक्त मेरे बच्चे को भी मेरी जरूरत थी, लेकिन उस वक्त मेरी जो सास थी वही दिन रात मेरे बच्चे की देखभाल किया करती थी। वह उसे हमेशा संभाला करती थी। वह अक्सर मुझे समझाया भी करती थी। माता पिता भी अक्सर मुझे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया करते थे, लेकिन मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। मैं इतनी जल्दी उन्हें कैसे भूल सकती थी। उन्हें भुला पाना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। हमने तो अपने फ्यूचर को लेकर भी काफी सपने भी सजा कर रखे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे अपने बच्चे की खातिर अपने आप संभालना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने अपनी फिर से जिंदगी की शुरुआत की, क्योंकि मेरे बच्चे को एक माँ की सख्त जरूरत थी। अब मैं घर में अक्सर सफेद कपड़े पहनकर ही रहा करती थी, लेकिन मेरे कपड़े देखकर अक्सर मेरे ससुर मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया करते थे। वो अक्सर कहते कि तुम्हें ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने। इस बात पर मैं जब अपनी सास का चेहरा देखती तो वह हमेशा ही अपने पति के आगे कुछ भी ना कहती। मैं अक्सर यही सोचती कि अभी अभी तो इनका बेटा गुजरा है और इनका बेटा ही मेरा पति तो था। मैं कैसे ये सारे कपड़े ना पहनूं। लेकिन मैं ससुर के सामने बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने अपने ससुर की बात को मान लिया। मैं अपने ससुर की बहुत ही ज्यादा इज्जत करती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे ससुर का व्यवहार जो मेरे प्रति था वह बदलता जा रहा था। अक्सर वह अपने पोते के साथ खेलने के लिए मेरे कमरे में आया करते थे और बहाने बहाने से चुपके चुपके मुझे घूर घूर कर देखा भी करते थे। उनके देखने का अंदाज जो था वह बेहद अलग था। अक्सर उन्हें देखकर मुझे काफी शर्म भी महसूस होती थी, लेकिन अक्सर मैं अपना ही वहम समझकर अपने दिमाग से इन सारी बातों को निकाल दिया करती थी। अब मैं अपने बच्चे का ही मुंह देखकर अपनी जिंदगी जी रही थी। हालांकि मुझे जिंदगी जीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं दिन रात अपने पति के लिए रोती रहती थी, लेकिन इसी तरीके से वक्त जो था वह बड़ी तेजी से बीत रहा था कि तभी एक रात मेरा बच्चा जोरों से रोने लगा। मैं उसका दूध लेने के लिए जैसे किचन में गई तो मुझे फिर से मेरी सास के कमरे से वह वाली आवाजें आने लगी। उन आवाजों को सुनकर अब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी कि इस उम्र में कैसे कोई इंसान किसी के साथ वह सब भला कर सकता है। इस उम्र में तो इंसान के अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं होती, वह कमजोर पड़ जाता है। और मेरी सास तो थी दिखने में बेहद ही कमजोर, लेकिन मैं अगर ससुर का सोचूं तो ससुर जो थे वह दिखने में बेहद हैंडसम थे और वह काफी ताकतवर भी थे। लेकिन मैं सास ये सोचकर अगले ही पल मुझे तुरंत अपने बच्चे की याद आई और मैं तुरंत दूध लेने के लिए किचन में गई और वापस लेकर कमरे में आ गई। दूसरे दिन जैसे ही मैं किचन में गई तो सास ने एक और भी लंबा सा घूंघट ओढ़कर काम करने लगी थी। हालांकि मैं अपनी सास से बात भी कर रही थी, लेकिन वह मेरी बातों का कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है कि तभी अचानक उनके हाथ से एक बर्तन नीचे गिर गया। जैसे ही मैं उस बर्तन को उठाने के लिए नीचे झुकी तो तभी उस बर्तन के ऊपर से मुझे सास के चेहरे की परछाई दिखी, जिसमें उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान था। वह निशान कोई मामूली सा नहीं लग रहा था, मानो किसी ने उन पर हाथ उठाया हो। लेकिन हाथ कौन उठा सकता था इस घर में। अब मुझे याद आया कि मुझे तो रात को सास के कमरे से अजीबोगरीबे आवाजें आ रही थी। अब मेरा शक ससुर के ऊपर जा रहा था। मुझे समझ में आ चुका था कि ससुर ने ही सास पर हाथ उठाया। मुझे लगा कि शायद उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ होगा। इसी वजह से मुझे इन दोनों के मैटर में बिल्कुल भी नहीं कुछ बोलना चाहिए। ये पति पत्नी का मामला है। लेकिन अब इसी तरीके से रोज यही सिलसिला शुरू हो चुका था। अक्सर मुझे रोज रात को सास के कमरे से वह वाली आवाजें आती, लेकिन मैं हमेशा सोचती आखिर माजरा क्या है। दूसरे दिन सास का चेहरा देखती तो उनके चेहरे पर कोई ना कोई निशान रहता। दूसरी तरफ ससुर का जो व्यवहार था मेरे प्रति बदलता जा रहा था। अक्सर मेरे लिए वह सुंदर सुंदर साड़ी लेकर आते और मुझे कहते कि तुम आज से यही पहनना। अपनी सास की तरफ उस वक्त देखती तो वह कुछ भी ना कहती। लेकिन एक रात ससुर कमरे में आए और उस वक्त मुझे कहने लगे, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है तो मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा और तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा।
ससुर के मुंह से यह बातें सुनकर मैं बेहद हैरान रह चुकी थी। मैंने कहा कि आप मुझे कैसे कह सकते हैं, मैं आपके बेटे की बहू हूँ। ये बात सुनते ही वह कहने लगे कि मेरा बेटा कब का मर चुका है और अब तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ आज रात का वक्त दे रहा हूँ, कल शाम को तुम दुल्हन बनकर तैयार रहना। मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, क्योंकि तुम दिखने में बेहद सुंदर हो और तुम मुझे पसंद भी आ चुकी हो और अब मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। यह कहकर मेरे ससुर कमरे के बाहर जा चुके थे। यह सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। तभी मैंने सोचा कि मैं कल सुबह ही अपनी सास के साथ ये सारी बात करूंगी। दूसरे दिन जैसे ही सास किचन में आई तो मैंने अपनी सास को रोते हुए ससुर के साथ रात को हुई वह सारी बात बताई। ये बात सुनते ही सास फिर से चुप हो चुकी थी। इस बार भी वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने तभी कहा कि क्या अभी भी आप कुछ नहीं करेंगे? क्या अभी भी आप चुप रहेंगे? आपके पति कैसे मुझ पर गलत निगाह डाल सकते हैं? मैं उनकी बहू हूँ। तभी मेरी सास रोते हुए कहने लगी कि आखिर मैं क्या करूँ? मैं खुद एक औरत हूँ, मैं आखिर अपने पति को कैसे रोकूं? अब तो मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे माता पिता भी नहीं हैं कि मैं उनके पास ही चली जाऊं। मैं भी इस तरीके के पाप को झेल कर थक चुकी हूँ, मुझसे भी बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। सास के मुंह से ये बातें सुनकर मैं बेहद हैरान रह चुकी थी। मैंने कहा कि मतलब क्या है आपका? तभी सास कहने लगी कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और तुम्हारे ससुर बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर रात को कमरे में नई नई लड़कियां लेकर आते हैं और उनके साथ अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और मुझे डराते भी हैं कि अगर मैंने ये बात किसी को कही तो वह मुझे हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे। अगर मैं उन्हें रोकती हूँ तो वह मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। इसी वजह से मुझे अक्सर घर पर एक लंबा सा घूंघट ओढ़ कर रहना पड़ता है ताकि कोई भी हमारी सच्चाई ना जान सके। मैं आज तक अपने बेटे को भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकी। मैं अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन अब अपने बेटे के चले जाने के बाद मैं बेहद टूट चुकी हूँ। जो वह दूसरी औरतों के साथ करते थे, अब मैं नहीं चाहती कि वह मेरी बहू के साथ भी करे। सास की बातें सुनकर अब मुझे सारा मामला समझ में आ चुका था। उस वक्त सास काफी रो रही थी। मैंने उन्हें हौसला दिया कि आपको और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे आखिर करना क्या है। तभी मैं शाम को दुल्हन का जोड़ा पहनकर कमरे में बैठ चुकी थी और ससुर के आने का इंतजार भी कर रही थी। मैंने पहले से ही पर्दे के पीछे एक कैमरा भी छुपा कर रख दिया था और पुलिस को भी यह खबर पहले से ही बता दी थी। जैसे ही ससुर आए तो मैं सबसे पहले उनके मुंह से उनके सारे गुनाह कबूल करवाए जो वह इतने सालों से करते आ रहे थे। फिर जैसे ही वह मेरे करीब आने लगे तभी उसी वक्त पुलिस भी आ चुकी थी। मैंने वह सारी वीडियो पुलिस को भी दिखा दी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी, लेकिन उस वक्त वह मुझे धमकी देने लगे। कहने लगे कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझ पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैं डरने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। जो वह कर रहे थे बेहद गलत था और उनके गलत काम को रोकने के लिए किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही था। उन्होंने मेरे साथ साथ सास के साथ भी बेहद गलत किया था। सास तो काफी सालों से उनके आगे दब कर रह रही थी और चुपचाप उनके अत्याचार को भी सह रही थी, लेकिन अब से उन्हें डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी। ससुर के चले जाने के बाद मैं और मेरी सास दोनों मिलकर रहने लगी थी। कुछ दिन तो ससुर के जाने के बाद सास को दुख हुआ था, लेकिन वह मेरे बेटे के साथ अब खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। वह मेरे बेटे को पालने में मेरी मदद किया करती थी। मैंने ससुर का जो कारोबार था उसको भी संभालना शुरू कर दिया था और इसी तरीके से अपने बेटे और सास के साथ अपनी जिंदगी भी बिताने लगी थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।